सिएना मुस्कुराए। नहीं, लेडी सेलिना, हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। सिर्फ इसलिए कि आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता, इसका मतलब ये नहीं कि वो मौजूद नहीं है। मुझे यकीन है, आपको उसमें इंटरेस्ट होगा। सेलिना ने सिएना को घूर कर देखा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन वो क्या सोच रही है, ये समझ पाना मुश्किल था। लूक आगे बढ़ा। उसकी नज़र हल्की सी ठंडी थी। उसने बिना एक्सप्रेशन बदले हैटी की तरफ देखा। हैटी ने लूक का इशारा समझ लिया। उसने हाथ बढ़ाकर सेलिना की कलाई हिलाई। सेलिना, मुझे अंकल शेफ का खाना याद आ रहा है। चलो घर चले और खाना खाएं, ओके? सेलिना ने सिएना की तरफ देखकर हल्की मुस्कान दी। मिस सू, मेरी बहन भूखी है, मुझे उसे घर ले जाना होगा। और आपने जो कहा, उसमें मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहकर उसने सिएना को सिर हिलाकर अभिवादन किया और हैटी को लेकर चली गई। सिएना उनके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन लूक ने उसे रोक लिया। लूक ने ठंडी आवाज में कहा, मिस सू, ओलिम्पस ग्रुप की टेरिटरी में खुलेआम मिस्टर एंडरसन को छीनने की कोशिश कर रही हैं। या फिर मैंने आपसे ज्यादा ही शालीनता बरत ली है। सिएना का चेहरा एक पल में सफेद पड़ गया। उसे अचानक याद आया, ये ओस्वाल्डो की टेरिटरी थी। अगर कोई और होता, तो चाहे जो हो, वो सू फैमिली की मिस थी, उसे डरने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एंडरसन फैमिली के सामने। सिएना ने लूक की तरफ देखा। आई एम सॉरी, मिस्टर जॉर्डन, आई ओवरस्टेप्ड। लूक ने उंगलियां चटकाईं। मिस सू को बाहर तक छोड़ आइए। सेलिना हैटी को लेकर कार में बैठी। गाड़ी कैसल की तरफ बढ़ चली। हैटी ने ध्यान से सेलिना का चेहरा देखा और धीरे से पूछा, सेलिना, आप खुश क्यों नहीं हैं? सेलिना ने नीचे देखा और हल्की सी कड़वी मुस्कान के साथ कहा, हैटी को कैसे पता चला कि मैं खुश नहीं हूँ? डिफरेंट है। हैटी ने सिर हिलाया। सेलिना सच में तभी खुश होती हैं, जब ओस्वाल्डो आसपास होता है। सेलिना ने लड़की के बाल सहलाए। सेलिना दुखी नहीं है, बस किसी को याद कर लिया। वो सेलिना की भावनाओं से प्रभावित हो गई थी। जब आप किसी चीज़ में गहराई से डूब जाते हो, तो उससे तुरंत बाहर आना आसान नहीं होता। हैटी ने कुछ पल सेलिना की नर्म आंखों को देखा और हिचकिचाते हुए पूछा, जिस सेलिना की आप बात कर रही हैं, वो कोई और सेलिना है? जब उसने देखा कि सेलिना नाराज नहीं हुई, तो उसने राहत की सांस ली। क्योंकि वो सॉन्ग, सेलिना का सॉन्ग, फीबी के लिए लिखा गया था। और फीबी साफ तौर पर उस सेलिना पर आधारित थी, जिससे हैटी कभी नहीं मिली थी। लियोन के अंदाजे के मुताबिक, वो सेलिना अब इस दुनिया में नहीं थी। तो ऐसे में, उसे याद कर सेलिना का उदास होना स्वाभाविक था। सेलिना ने काफी देर तक हैटी को देखा, फिर हल्के से मुस्कुराई। हैटी, तुम बहुत क्लेवर हो। हैटी ने झट से सेलिना को गले लगा लिया और धीरे से बोली, सेलिना, सॉरी। सेलिना समझ गई कि लड़की किस बात के लिए माफी मांग रही है। उसने हल्की सी सांस ली और नर्म आवाज में कहा, तुमने उस सेलिना की विश पूरी कर दी। वो एक बहुत अच्छी लड़की थी, इसलिए वो तुम्हें माफ कर देगी, हैटी। सेलिना की बाहों में, हैटी का चेहरा चुपचाप लाल हो गया। ओलिम्पस ग्रुप से रिक्वेस्ट करके बाहर निकाले जाने के बाद, सिएना ने अपना फोन निकाला। लूक के लोग बेहद अलर्ट थे। उन्होंने न सिर्फ उसे ओलिम्पस ग्रुप से बाहर किया, बल्कि चुपचाप ये भी सुनिश्चित किया कि वो सेलिना के पीछे न जा सके। ये समझकर कि अब पीछा करना बेकार है, दोनों बॉडीगार्ड्स वापस ओलिम्पस ग्रुप लौट गए। सिएना अपनी कार में बैठी, फोन स्क्रीन को घूरती रही। उसकी एजेंट गुस्से से भरी थी। लूक हद से ज्यादा कर रहा है। उसे तुम्हारे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? सिएना, मिस्टर एंडरसन के टेम्परामेंट को जानती थी, इसलिए उसे इस बात का गुस्सा नहीं था।
जिस बात की उसे चिंता थी वो कुछ और था। उसे चुप देखकर एजेंट ने सोचा कि वो अपसेट है। सिएना, भले ही सलीना अच्छा गाती हो, लेकिन तुम यूनिक हो। ओलिम्पस ग्रुप ने तुम्हें रिजेक्ट करके अपना ही नुकसान किया है। डोंट बी सैड। सिएना ने सिर झुका लिया। चाहे वो कितनी भी एरोगेंट हो, वो जानती थी उसकी आवाज़ सलीना से तुलना नहीं कर सकती। अगर सलीना म्यूजिक इंडस्ट्री में उतर जाए तो जो सेंसेशन पैदा होगा वो उससे कम नहीं होगा। मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, सिएना ने सिर उठाकर कहा। ड्राइव करो, पहले वापस चलते हैं। एजेंट ने गाड़ी कंपनी की तरफ मोड़ दी। बैक सीट पर बैठी सिएना कई मिनट तक स्क्रीन पर पड़ी रिकॉर्डिंग को देखती रही। थोड़ा हिचकिचाने के बाद उसने मैसेज भेजा। मैडम, मैंने वो रिकॉर्डिंग भेज दी है जो एल्फी को पसंद आएगी। सेंड दबाने के बाद उसने फ़ोन रख दिया और खाली नज़रों से कार की छत को देखने लगी। सलीना इतनी परफेक्ट क्यों है? काश वो इतनी परफेक्ट न होती। गाड़ी कैसल पहुंची। बटलर को पहले से पता था कि दोनों बहनें लौट रही हैं, इसलिए सब तैयार था। सलीना ने हैटी के साथ लंच किया और जैसे ही अपने रूम में पहुंचे, ऑस्वाल्डो का कॉल आ गया। सलीना ने खुशी से आंसर किया। सलीना, आज तुम अनहैप्पी हो। फोन के उस पार ऑस्वाल्डो की नर्म आवाज थी। सलीना एक पल को चौंकी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी इमोशनल हालत आदमी को खास तौर पर कॉल करने पर मजबूर कर देगी। मैं थोड़ी अनहैप्पी थी, लेकिन अब ठीक हूँ। सलीना की आवाज़ धीमी हो गई। फोन के उस पार काफ़ी देर तक सन्नाटा रहा। ऑस्वाल्डो ने कोई सवाल नहीं पूछा, बस इतना कहा, तुमने बहुत खूबसूरत गाया, सलीना। सलीना की आंखें चमक उठीं। आपने सुना? आदमी ने हल्के से जवाब दिया। मम, प्रेज़ सुनकर सलीना खुश हो गई। मुझे भी लगता है, मैंने काफ़ी अच्छा गाया। थीम सॉन्ग रिकॉर्ड करने का फैसला इसलिए था क्योंकि ब्रेकिंग ग्राउंड सलीना ने लिखा। हैटी ने उसे जिया और उसने एक सॉन्ग देकर उसे पूरी तरह कंप्लीट कर दिया। सलीना के दिमाग में एक चेहरा उभरा जो सलीना और हैटी दोनों से बहुत मिलता जुलता था। वो सलीना जैसी दिखती थी। यही बात सलीना को हमेशा हैरान और कंफ्यूज्ड करती रही थी। कभी कभी उसे शक होता था कि क्रीफिया वाली सलीना से उसका कोई ब्लड रिलेशन हो सकता है, लेकिन वो अपनी माँ से ज़्यादा नहीं मिलती थी। और ऊपर से उसकी असली पहचान एक मरी हुई इंसान की थी। इसलिए सलीना ने उस बात में ज़्यादा गहराई से नहीं सोचा। ऑस्वाल्डो ने नरमी से कहा, इन दिनों अच्छे से आराम करो। जब मैं वापस आऊँगा तुम्हें घर ले चलूँगा। ये सुनकर सलीना को हल्का सा गिल्ट महसूस हुआ। ऑस्वाल्डो के जाने से पहले उसने उसे आराम करने को कहा था और उसने प्रॉमिस भी किया था, लेकिन पिछले 2 दिनों में वो लगातार मानसिक रूप से खुद को थका रही थी। और साफ था आदमी को सब पता चल चुका था। ये कॉल एक तरह की रिमाइंडर थी। अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो शायद आदमी खुद वापस आकर अपनी नाफरमान पत्नी को ठीक करने आ जाए। सलीना घबराकर हल्का सा खांसी। मैं समझ गई। ऑस्वाल्डो हल्के से हंस पड़ा। सलीना, मेरी बात सुनो। सलीना का चेहरा लाल हो गया। वो बिस्तर पर लेट गई और शर्माते शर्माते बेसब्री से बोली, मैं तुम्हारे घर लौटने का इंतज़ार करूंगी। भले ही रेचल और लिया ने भारी संख्या में फेक फॉलोअर्स खरीद लिए हों, लेकिन वो ब्रेकिंग ग्राउंड की तेज़ उड़ान को रोक नहीं पाईं। खासकर दूसरे दिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, उसका असर और गहरा होता चला गया। 4 एपिसोड के बाद ही फीबी ने अनगिनत लोगों का दिल जीत लिया। हर कोई उस बच्ची के लिए गहरी हमदर्दी महसूस कर रहा था, जो हमेशा चुप, सुंदर और बेहद नाजुक लगती थी। सिर्फ 2 दिनों में हैटी के वेबो फॉलोअर्स 30 मिलियन से भी ज़्यादा हो गए और रिकॉर्ड टूट गया। इसके उलट
लव इन सिटी को मिलने वाले अच्छे रिव्यूज कम होते गए और व्यूअरशिप भी गिरने लगी। इन दिनों हर प्लेटफॉर्म पर हॉट सर्च और डिस्कशन सिर्फ फीबी और ब्रेकिंग ग्राउंड के बारे में थी, जबकि लव इन सिटी की मौजूदगी आधी से भी कम रह गई थी। लोग रेचल और सलीना की उस बेट को भी बार बार उठा रहे थे और नतीजा साफ था, रेचल हार चुकी थी। लेकिन हैडर की तरह रेचल ने न तो कमेंट्स डिलीट किए न ही तुरंत माफी मांगी। उसका अड़ा हुआ रवैया उसकी पॉपुलैरिटी को तेजी से नीचे गिरा रहा था। सलीना के फैंस गुस्से से भर गए। उन्होंने रेचल के कमेंट सेक्शन में जाकर पूछा, मिस यूरोपियन मूवी क्वीन, आप सलीना और फीबी से माफी कब मांगेंगी? रेचल ने गुस्से में सिर्फ एक शब्द लिखा, गेट लॉस्ट। उसकी इस घमंडी हरकत ने न सिर्फ सलीना के फैंस को बल्कि उसके अपने फैंस को भी नाराज कर दिया। बहुत से लोग अब इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। एक्टिंग की बेट उसी ने और हैडर ने शुरू की थी। रिडल सिस्टर्स ने तो बस कुछ शब्द कहे थे, बाकी पूरी बहस लव इन सिटी की टीम ने खड़ी की थी। हालांकि सलीना और हैटी को खुलकर अब्यूज नहीं किया गया, फिर भी उन्हें दोषी ठहराया गया। अब जब नतीजे सामने थे, वही लोग जिम्मेदारी लेने से भाग रहे थे। ना माफी, ना शर्म। इतना बुरा और एरोगेंट एटीट्यूड कि जिसे जरा सी भी समझ है, वो सहन नहीं कर सकता। रेचल के फैंस ने भी उसे अनफॉलो करना शुरू कर दिया। नेगेटिव कमेंट्स आने लगे, यहाँ तक कि ऑफिशियल फैन ग्रुप में फीबी और ब्रेकिंग ग्राउंड को बदनाम करने की कोशिशों के स्क्रीनशॉट्स तक लीक हो गए। इस सब ने लोगों को रेचल के कैरेक्टर से और ज्यादा नफरत करा दी। मैं फीबी की एक्टिंग स्किल्स को दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। ये फैक्ट है कि वो रेचल से बेहतर है, तो क्या रेचल को माफी नहीं मांगनी चाहिए? इतनी एरोगेंस किस बात की कि लोगों को गेट लॉस्ट कह रही है? लव इन सिटी की पूरी टीम कितनी डिस्गस्टिंग है। पहले रिडल सिस्टर्स को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अब सब गायब हैं। इन लोगों के पास जरा सी भी शर्म नहीं है। 13 साल की बच्ची जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है इन एडल्ट्स में। मैं इस शो को कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। लव इन सिटी परमानेंटली ब्लैकलिस्ट। रेचल लव इन सिटी की फीमेल लीड थी। जैसे जैसे उसकी रेप्यूटेशन गिरी, वैसे वैसे शो की साख भी डूबती चली गई। इसके उलट ब्रेकिंग ग्राउंड की पॉपुलैरिटी और रेटिंग्स 2 ही दिनों में आसमान छूने लगी और हर प्लेटफॉर्म पर छा गईं। सलीना और हैटी के वेबो लगातार फैंस से भरे रहते। सब सलीना से पूछते रहते कि प्रॉमिस्ड बिहाइंड द सीन्स फुटेज कब आएगी। दुर्भाग्य से सलीना को इन सब बातों से खास फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ तक कि रेचल की जिद भी उस कम को सामने आने पर मजबूर नहीं कर पाई। फैंस गुस्से में इस कम को कोस ही रहे थे कि अचानक एस्ट्रेला ने वेबो पर एक वीडियो डाल दिया। एस्ट्रेलव, मेकअप से पहले वाला वर्जन देखना चाहते हो? ये रहा एक्सक्लूसिव बेनिफिट जो शो में नहीं दिखेगा। ब्रेकिंग ग्राउंड की पॉपुलैरिटी की वजह से अमीलिया का किरदार निभाने वाली एस्ट्रेला भी इन दिनों काफी फेमस हो चुकी थी। वीडियो आते ही लोग क्यूरियस हो गए और क्लिक कर बैठे। अगले ही पल चांदनी में नाचती एक ग्रेसफुल दूध सी सफेद आकृति, स्नो वाइट स्कर्ट पानी की तरह लहराती हुई। एक एक मूव बेहद खूबसूरत। उसकी मूवमेंट्स बर्फ और बर्फीली हवा जैसी हल्की और एथेरियल थीं। वीडियो 1 मिनट से भी कम का था, लेकिन जब लोग होश में आए तो एक्साइटमेंट से चीख पड़े। जल्दी ही ये वीडियो पूरे इंटरनेट पर फैल गया। अमीलिया टीचर अब भी करप्ट हो गईं। फुल वर्जन नहीं देना था तो टीजर क्यों दिखाया? सौब, आप बहुत बैड हैं। कमाल है। मुझे डांस की समझ नहीं, फिर भी दिल धड़क गया। फुल वर्जन का इंतजार नहीं हो रहा। लिया स्क्रीन पर नाचती सलीना को घूर रही थी। उसके चेहरे पर हिंसक सी झलक थी।
मौत खामोशी वाले ऑफिस में सब वही वीडियो देख रहे थे। फ्रंट में बैठी रेचल गुस्से से कांप रही थी। वीडियो में लव इन सिटी वाला उसका डांस सीन, जो मेल लीड के लिए था, रोमांटिक और ब्यूटीफुल, जिसे सब क्लासिक मान रहे थे, अब एक मजाक बन चुका था। रेचल लगभग इमेजिन कर सकती थी, जब प्लेटफॉर्म पर ये दोनों सीन्स साथ दिखेंगे तो सलीना उसे कैसे बेरहमी से कुचल देगी। लिया, रेचल का गुस्सा फूट पड़ा। उसने मेज से कुछ उठाया और लिया पर फेंक दिया। तुम्हें सलीना से इस सीन के लिए कम्पीट करने की जरूरत ही क्या थी? लिया संभल नहीं पाई, फॉरहेड पर लग गया। उसने माथा पकड़ते हुए रेचल की चीखें सुनी, लेकिन उसे ज्यादा गुस्सा नहीं आया। वो बस मुस्कुराई और बोली, मिस बैरेट, क्या आपने हाल ही में अपनी बहन से कांटेक्ट किया है? रेचल गुस्से में पागल हो चुकी थी। उसने लिया की बात सुनी ही नहीं। वो मेज से एक किताब उठाकर फिर मारने वाली थी। लिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। ठंडी, तंज भरी नजर से देखते हुए बोली, मिस बैरेट, बेहतर होगा आप अपनी बहन से कांटेक्ट कर सकें, वरना। लिया के अच्छे दिन अब खत्म हो चुके थे। इतना कहकर उसने रेचल को छोड़ दिया और बिना किसी को देखे बाहर चली गई। रेचल अब भी आग बबूला थी, लेकिन उसके मैनेजर ने हालात समझकर उसे रोक लिया। डायना, वो औरत सही कह रही है। हम काफी समय से मिस डायना से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस सिचुएशन में हमें उसकी मदद चाहिए। रेचल की आंखें लाल हो गईं। वो लिया की जाती हुई पीठ को घूरते हुए अपनी गिरती रेप्यूटेशन के बारे में सोचने लगी। आखिरकार उसने गुस्से को दबाया और बोली, इतनी जल्दी क्या है? मैं खुद उसे फोन कर लूंगी। इतना कहकर रेचल ने फोन उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। ऑफिस से निकलने के बाद लिया सीधे बाथरूम में गई और दरवाजे के फ्रेम से टेक लगाकर खड़ी हो गई। मिसेस रिडल और एल्बर्टो मर चुके थे। डोमिनिक उससे नफरत करता था और उसका बड़े ध्यान से प्लान किया हुआ लव इन सिटी धीरे धीरे सलीना के हाथों दबता जा रहा था। सलीना ने वो सारी चमक, सारी तारीफें छीन ली थीं, जो कभी लिया की हुआ करती थीं। क्या उसकी पूरी जिंदगी में सलीना से कभी जीतना उसके नसीब में नहीं था? आईने में अपनी थकी हारी, बिखरी हुई परछाई को घूरते हुए लिया का चेहरा गुस्से से टेढ़ा हो गया। वो किसी भी हाल में सलीना से दोबारा हार मानने को तैयार नहीं थी। तीसरे दिन आखिरकार ब्रेकिंग ग्राउंड के थीम सॉन्ग का पोस्ट प्रोडक्शन पूरा हो गया। अब ब्रेकिंग ग्राउंड सिर्फ एक साधारण शो नहीं रहा था। अब उसका अपना एक खूबसूरत थीम सॉन्ग भी था। थीम सॉन्ग रिलीज होते ही ऑडियंस हैरान रह गई। कुछ लोग कंफ्यूज्ड थे, तो कुछ की आंखों में आंसू आ गए। कैरेक्टर्स की विविड एक्सप्रेशंस और साफ मेलोडियस सिंगिंग ने लोगों के दिल छू लिए। सलीना थोड़ी बैड जरूर थी, लेकिन फैंस को खुश करने के मामले में वो हमेशा परफेक्ट निकलती थी। जो भी प्रॉमिस करती वो जरूर पूरा करती। स्टोरी इतनी ग्रिपिंग थी कि लोग पहले सॉन्ग को जज ही नहीं कर पाए। 2 एपिसोड्स देखने के बाद सब वापस जाकर थीम सॉन्ग सुनने लगे। ये सॉन्ग ब्रेकिंग ग्राउंड के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और वॉइस इतनी ब्यूटीफुल। किसने गाया है? मुझे डर था कि थीम सॉन्ग समय पर आएगा ही नहीं, और ये भी डर था कि सलीना जल्दी के चक्कर में स्टोरी खराब कर देगी। लेकिन अब बस यही कहूँगा, सलीना वाकई ग्रेट है। अरेंजमेंट और म्यूजिक दोनों जैसे स्पेशली ब्रेकिंग ग्राउंड के लिए बने हों। सच कहूँ, पहली बार सुनते ही समझ नहीं आया। आंखें क्यों भर आईं? मैं समझ रही थी कि सिर्फ मेरी ही आंखें नम हो रही हैं। थीम सॉन्ग का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगती है। ऑडियंस जहां थीम सॉन्ग पर डिस्कस कर रही थी और प्लॉट गेस कर रही थी, वहीं सलीना के फैंस अचानक सामने आ गए।
ऑनेस्टली, तुम्हें भी नहीं लगता ये वॉइस किसी खास सेलिना जैसी लगती है? मैं अकेली तो नहीं सोच रही, राइट? अगर ये म्यूजिक इंडस्ट्री का कोई नाम होता तो क्रेडिट जरूर दिया जाता। मेरी जानकारी में तो बस एक ही बड़ी बैड औरत है जो ऐसा कुछ कर सकती है। सेलिना को असल में देखने वाले फैंस बहुत कम थे। फ्रेग्रेंस कंपटीशन के अलावा बहुत कम लोगों ने उसकी आवाज़ सुनी थी, इसलिए सबको लगता था कि वो सेलिना को जानते हैं, लेकिन उसे पूरी तरह समझ नहीं पाते थे। पर जो लोग ब्रेकिंग ग्राउंड की वजह से सच में सेलिना में इंटरेस्टेड हुए थे, उन्होंने तुरंत सवाल पूछने शुरू कर दिए। तुम लोग किसकी बात कर रहे हो? म्यूजिक इंडस्ट्री में अगर इतनी साफ आवाज वाली कोई सेलिना होती तो अब तक अननोन कैसे रहती? क्या वो आउटसाइडर है? सेलिना की यंग फीमेल फैंस ये सवाल देखकर घबरा गईं, कहीं गलत जवाब न दे दें। इस डर से उन्होंने ब्रेकिंग ग्राउंड की टीम और ओलंपस ग्रुप के वेबो पर जाकर पूछना शुरू कर दिया कि थीम सॉन्ग किसने गाया है। आखिरकार लूक खुद सामने आया और सबकी क्यूरियोसिटी खत्म कर दी। लूक, थीम सॉन्ग वो तुम्हारी सेलिना ने एक ही रात में बना दिया था। लूक के इस स्टेटमेंट के साथ ही सेलिना और ब्रेकिंग ग्राउंड फिर से हर प्लेटफॉर्म के टॉप पर पहुंच गए। इतने जबरदस्त हाइप के बीच चौथे दिन ब्रेकिंग ग्राउंड की रेटिंग्स एक डरावने लेवल तक पहुंच गईं। भले ही रेचल और लिया ने इसे रोकने की कितनी भी कोशिश की हो, सच्चाई बदली नहीं जा सकती थी। लव इन सिटी पूरी तरह क्रश हो चुका था। चौथे दिन इंटरनेट पर एक नई आवाज़ उभरने लगी। क्या तुम्हें नहीं लगता लव इन सिटी और ब्रेकिंग ग्राउंड बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं? मुझे भी यही फीलिंग आती है। मैं पहले ब्रेकिंग ग्राउंड देखता हूँ, फिर लव इन सिटी। दोनों देखने के बाद कुछ अजीब सा लगता है। घुमा फिरा के क्यों बोलना, ब्रेकिंग ग्राउंड और लव इन सिटी सच में बहुत सिमिलर हैं। स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, बस डिटेल्स अलग हैं। डिटेल्स की बात ही बेकार है। लव इन सिटी के 10 एपिसोड्स हैं, ब्रेकिंग ग्राउंड के 8, और ये 8 एपिसोड्स बस कॉपी लगते हैं, लाइंस और ट्विस्ट्स बदल कर। फाइनली किसी ने वो कहा जो मैं सोच रहा था। ऑनेस्टली, ब्रेकिंग ग्राउंड के सामने लव इन सिटी की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हैं। क्या लव इन सिटी बस ब्रेकिंग ग्राउंड के फीबी और सेथी को रेचल और हैडर बना देने जैसा नहीं है, और चाइल्डहुड फ्रेंड्स की फीलिंग्स को लव में बदल दिया? जब भी लव इन सिटी देखता हूँ, मेल फीमेल लीड वाले सीन्स ऑकवर्ड और स्टिफ लगते हैं, बाकी स्टोरी से मैच ही नहीं करते। लव इन सिटी की स्क्रीन राइटर लिया है और ब्रेकिंग ग्राउंड की स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर सेलिना। इन कयासों के साथ ही पूरे इंटरनेट पर बवाल मच गया। कैसल के अंदर सेलिना ने आखिरकार वो सब देख लिया जिसका वो इंतजार कर रही थी। उसने फोन रखा और गार्डन में टहलने लगी। धीरे धीरे 2 चक्कर लगाए। लेया ने उसे यूं टहलते देखा और पूछा, मैडम, क्या बात है? आप ठीक हैं? सेलिना ने उसकी ओर देखा और पूछा, लेया, यंग मास्टर कब वापस आएंगे? ऑस्वाल्डो 4 दिनों से बाहर था, लेकिन क्रीफिया का मामला अब जल्द सुलझने वाला था। ऑस्वाल्डो ने खुद आकर सेलिना को लेने का वादा किया था, जिसका मतलब था वो जल्द ही उसे देखने वाली थी। ये सोचकर सेलिना की आंखों में उम्मीद चमक उठी। लेया ने उसका स्माइल देखा और हंसते हुए बोली, अगर मैडम को यंग मास्टर की याद आ रही है तो कॉल कर सकती हैं। सेलिना को याद आया कि वो पिछले कुछ दिनों से ऑस्वाल्डो को रोज कॉल कर रही थी। वो कुछ कहता नहीं था, लेकिन सेलिना महसूस कर पा रही थी उसका मूड ठीक नहीं था। क्रीफिया से निकलते वक्त वो बहुत खुश था, लेकिन जितने दिन बीतते गए वो उतना ही टेंस होता गया।
ऑस्वाल्डो ने कभी सलीना के सामने कोई परेशानी जाहिर नहीं की, लेकिन एक औरत होने के नाते सलीना को कुछ गलत सा महसूस हो रहा था। भौहें सिकुड़ते हुए सलीना ने अचानक पूछा, लेया, क्या तुम्हें पता है यंग मास्टर कहाँ गए हैं? लेया ने सिर हिलाया। नहीं मैडम, मुझे नहीं पता। फेडरेशन से जुड़ा मामला काफी कॉम्प्लिकेटेड था। लूक नहीं चाहता था कि सलीना को कुछ बताया जाए, इसलिए लेया सच में कुछ नहीं जानती थी। सलीना की चिंता देखकर लेया ने थोड़ा सोचा और बोली, लेकिन मैडम, वरी मत कीजिए। यंग मास्टर ज्यादा दूर नहीं गए होंगे और कोई डेंजर भी नहीं होना चाहिए। पिछले 10 सालों में ऑस्वाल्डो ज्यादातर समय बाहर ही रहा था। घर बहुत कम आता था, लेकिन शादी के बाद से जहां भी सलीना होती, वो आदमी हमेशा वहां पहुंच ही जाता, जब तक बहुत जरूरी न हो। ऑस्वाल्डो हर रात किसी भी हाल में घर लौटकर अपनी वाइफ के साथ दबाया और ठंडे लहजे में बोली, लेया, तैयार हो जाओ, हम ओलिम्पस ग्रुप जा रहे हैं। अब सलीना और लिया के बीच हिसाब बराबर करने का वक्त आ चुका था। लेया सलीना के क्रीफिया आने का मकसद समझती थी, इसलिए उसने कोई सवाल नहीं पूछा और तुरंत कार तैयार करने चली गई। 40 मिनट बाद सलीना लूक के ऑफिस में खड़ी थी। मिस्टर जॉर्डन, लीगल डिपार्टमेंट से लॉयर्स लेटर बनवाए और लव इन सिटी पर कोर्ट में केस फाइल कीजिए। लूक ने हैरानी से सलीना की तरफ देखा। बदले की बात हो तो सलीना अक्सर रिडल फैमिली को खुद ही बिखरने का इंतजार करती थी। खुद हाथ गंदे करना उसे पसंद नहीं था, लेकिन लेडी नवेया की मौत और सलीना ने जो सालों तक सहा था, ये सोचते ही लूक की आंखें भी ठंडी हो गईं। रिडल फैमिली के तीनों लोगों को खुद को बेगुनाह कहने का कोई हक नहीं था, खास तौर पर लिया। लूक ने लीगल डिपार्टमेंट को कॉल किया। 10 मिनट बाद ही ओलिम्पस ग्रुप की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नया अपडेट आ गया। ब्रेकिंग ग्राउंड से लव इन सिटी की चोरी के मामले में ओलिम्पस ग्रुप का लॉयर्स लेटर आधिकारिक तौर पर कोर्ट में सबमिट कर दिया गया है। कृपया ध्यान दें, ये वेबो पोस्ट आते ही पब्लिक ओपिनियन में भूचाल आ गया। अब तक सब सिर्फ अंदाजे लगा रहे थे, कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन सलीना की लीगल एक्शन ने लव इन सिटी की प्लेजरिज्म वाली बात पर ऑफिशियल मुहर लगा दी। लिया द्वारा सेंट कंपटीशन में लेडी नवेल की फ्रेग्रेंस रेसिपी चोरी करने की बात पहले ही सबको पता थी और ज्यादातर लोग उसे सच मानते थे। लव इन सिटी की ऑफिशियल प्रोडक्शन टीम पल भर में ही गालियों और आलोचनाओं में डूब गई। सच में इंसान अपनी फितरत नहीं बदल सकता। लिया हर बार इतनी घिनौनी कैसे हो जाती है? मेरे फीबी और सेथी इतने प्योर और मासूम बच्चे, उन्हें रेचल और हैडर की घटिया लव स्टोरी में बदल दिया गया। इतना डिस्गस्टिंग। वो प्रेग्नेंट है, फिर भी हम उस पर इतनी मर्सी दिखा रहे हैं। लिया क्यों नहीं सुधरती? क्या उसे डर नहीं लगता कि इसका असर उसके बच्चे पर पड़ेगा? ये मत कहना कि हमारे पास सबूत नहीं है। हम आंख बंद करके लिया को अटैक नहीं कर रहे। उसकी लाइफ देखो, माँ बाप दोनों थे, प्यार में पली बड़ी, जो चाहा मिला। फिर उसने लव इन सिटी किस हालात में लिखा। और दूसरी तरफ ब्रेकिंग ग्राउंड की फीबी सीधे सलीना के बचपन से जुड़ी है। सलीना तब नाबालिग थी, इसीलिए स्टोरी में मेल लीड ही नहीं है। सलीना से जलने के अलावा लिया ने जिंदगी में किया ही क्या है? चोरी की, नुकसान पहुंचाया, बस यही। ब्रेकिंग ग्राउंड की जबरदस्त इम्पैक्ट और पहले से डगमगाती लव इन सिटी की हालत के बीच इस चोरी की खबर ने लोगों को इस शो से पूरी तरह नफरत करा दी। यहाँ तक कि लव इन सिटी
में काम करने वाले एक्टर्स भी आलोचना से नहीं बच पाए। इतनी कड़ी पब्लिक स्क्रूटनी में जो एक्टर्स पहले हैटी की एक्टिंग को नीचा दिखाते थे, अब सब बहरे गूंगे बने बैठे थे। किसी में सामने आने की हिम्मत नहीं थी। रेचल की रेप्यूटेशन, उसकी बेहूदगी, अपॉलजी न करने और डायना से कांटेक्ट न हो पाने की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। इस क्राइसिस ने उसकी बाइपोलर डिसऑर्डर को फूट पड़ने की कगार पर पहुंचा दिया। जब रेचल को पता चला कि सेलिना ने लिया पर केस कर दिया है, तो वो गुस्से में आग बबूला होकर सीधे लिया के ऑफिस में घुसी और सबके सामने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। तुम बेशर्म औरत, तुमने सेलिना की स्क्रिप्ट चुरा ली। एक ही लाइन में पूरे कमरे का ध्यान उन दोनों पर टिक गया। हालांकि लिया के पावरफुल बैकर्स की वजह से कोई खुलकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी तरफ उठती नफरत और घृणा भरी नजरें किसी से छुपी नहीं थीं। आखिर लिया जितना नीचे कोई और शायद ही गिरा हो। लिया उस वक्त ओलंपस ग्रुप का भेजा हुआ लॉयर्स लेटर पढ़ रही थी। रेचल के थप्पड़ से वो संभल ही नहीं पाई। उसका आधा चेहरा सूज गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप होठों के कोने से बहता खून पोंछा। लिया का पीला साया सा चेहरा देखकर रेचल का गुस्सा और भड़क उठा। उसने फिर हाथ उठाया, लेकिन इस बार लिया ने रोक लिया। रेचल का चेहरा विकृत हो गया। तुम पलटकर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? डायना की वजह से रेचल सालों से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अहंकारी और दबंग रही थी। उसे चुनौती देने की किसी ने हिम्मत नहीं की थी। लिया का विरोध देखकर रेचल की लाल आंखें और डरावनी हो गईं। लिया खड़ी हुई और ठंडी नजरों से रेचल को देखते हुए बोली, मिस बैरेट, आज दूसरों को कुचलने का ये एहसास याद रखिए, क्योंकि आपको ये मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। रेचल और ज्यादा चिढ़ गई, दांत पीसते हुए चीखी, लिया। लेकिन रेचल का एजेंट लिया की बातों का मतलब समझ गया। वो सन रहकर बोला, तुम क्या कहना चाहती हो? लिया रेचल के करीब आई, तंज भरी नजरों से घूरते हुए बोली, तुम्हारी सिस्टर खत्म हो चुकी है। सेलिना ने उसे पूरी तरह खेलकर मार दिया है, और डायना के बिना तुम आखिर हो ही क्या? बस एक हल्की सी लाइन और रेचल सिहर गई। उसका चेहरा डर और सदमे से बिगड़ गया। वो लिया को मारने के लिए हाथ उठाने ही वाली थी कि लिया ने पहले ही उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की तीखी आवाज ने पूरे कमरे को हिला दिया। सालों से रेचल जहां भी जाती, सर आंखों पर बैठाई जाती थी। थप्पड़ खाना तो दूर, कोई उसका एक बाल भी छू ले तो बदला तय था। लेकिन इस बार शौक के मारे वो कुछ कर ही नहीं पाई। लिया ने ठंडी आवाज में कहा, मिस बैरेट, थप्पड़ खाने में मजा आ रहा है, लेकिन आपके लिए ये तो बस शुरुआत है। सालों में आपने इंडस्ट्री में इतने लोगों को ऑफेंड किया है। अगर डायना गिर गई तो आप पर कैसा बदला टूटेगा, सोचने की जरूरत भी है। लिया के लाल होठ खतरनाक मुस्कान में मुड़ गए। मिस बैरेट, जब तक है एंजॉय कर लीजिए ये एरोगेंस, ये दबन गई, क्योंकि आज के बाद आप इसे कभी एंजॉय नहीं कर पाएंगी। इतना कहकर लिया ने कांपती हुई रेचल को धक्का दिया और ऑफिस से बाहर निकल गई। लिया के ऑफिस से निकलते ही रेचल आखिरकार शौक से बाहर आई। उसका चेहरा एक पल में ही खूंखार और घबराया हुआ हो गया। लिया, वापस आओ। वो उसके पीछे भागना चाहती थी, लेकिन एजेंट ने उसे रोक लिया। इनफ, ये टैंट्रम्स दिखाने का वक्त नहीं है। अभी सबसे जरूरी बात ये है कि तुरंत कंफर्म करो, क्या एम्स डायना के साथ सच में कोई एक्सीडेंट हुआ है? रेचल ने गुस्से में एजेंट के गाल पर थप्पड़ मार दिया। उसका चेहरा आग बबूला था।
क्या अब तुम भी मुझे चैलेंज कर रही हो? एजेंट की आंखों में नाराजगी की एक झलक चमकी। वो ठंडी आवाज में बोली, मैं बस तुम्हें याद दिला रही हूँ, अगर एम्स डायना के साथ सच में कुछ हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। रेचल को डायना याद आ गई, जिससे वो इन दिनों कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। दिल में डर की लहर दौड़ गई। तुरंत प्लेन टिकट अरेंज करो, मुझे घर वापस जाना है। लिया कंपनी से बाहर निकली और ढलते आसमान के नीचे खड़ी हो गई। सलीना के लॉसूट का ख्याल आते ही उसकी रीढ़ में सर्द लहर दौड़ गई। भीड़ के बीच खड़े होकर भी, मास्क और कैप पहने होने के बावजूद, उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर नज़र में उसके लिए नफरत और घिन भरी हो। पूरे क्रीफिया में उसके लिए खड़े होने की कोई जगह नहीं बची थी। लिया को एल्बर्टो और मिसेस रिडल की याद आई। घबराहट और तन्हाई उसके पूरे वजूद पर छा गई। उसे सलीना से कराया गया वो प्लेज याद आया। अब उसका सहारा कोई नहीं था, कुछ भी नहीं। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। कभी ना कभी, शायद किसी ठंडी सर्द रात में, वो ऐसे ही अकेली मर जाएगी और उसके पास सिर्फ गंदी गलियों के आवारा कुत्ते बिल्लियां होंगी। न उसके आने की किसी को परवाह होगी, न उसके मरने की। नहीं, लिया के अंदर हड्डियां जमा देने वाला डर भर गया। वो सब कुछ भूलकर तेजी से अपनी गंदी और जर्ज किराए के घर की ओर भागी। घर में घुसते ही वो डोमिनिक से पीछे से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। ब्रदर डोमिनिक, मैं गलत थी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। डोमिनिक ने पलटकर उसे धक्का दे दिया। ठंडी आवाज में पूछा, स्क्रिप्ट सलीना की है? ये सवाल नहीं था। लिया का रोता हुआ चेहरा एकदम जम गया। वो डोमिनिक को घूरती रही और उसकी आंखों में जहर भरी नफरत भर गई। डोमिनिक ने उसका एक्सप्रेशन देखा और अचानक आंखें बंद कर ली। उसे वो दिन याद आ गया जब कैंसल्ड वेडिंग के बाद सलीना पहली बार रिडल फैमिली के पास लौटी थी और लिया से स्क्रिप्ट मांगी थी, लेकिन उसने बिना कुछ पूछे सीधे सलीना को दोषी ठहराया था, यहाँ तक कि उस पर हाथ उठाने वाला था। डोमिनिक को टीवी पर दिखती फीबी याद आई, जो बिल्कुल छोटी सलीना जैसी थी। वही फीकी चुप्पी, वही मासूमियत और वही जुनून जो किसी भी चोट के बाद कभी नहीं बुझा। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि इतनी कम उम्र में सलीना ने किन हालातों में ऐसी कहानी लिखी होगी, और ये सब लिया और उसके माँ बाप की वजह से हुआ था, और उसमें वो खुद भी दोषी था। डोमिनिक ने लिया को गहरी नफरत से घूरते हुए पूछा, तुमने सलीना के साथ ऐसा क्यों किया? लिया, क्या तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत या ज़मीर नहीं है? लिया कांप गई। वो डोमिनिक को नफरत से घूरते हुए चीखी, मैं बेशर्म हूँ, दिलहीन हूँ, जानवर से भी बदतर हूँ। सब मुझे यही कह रहे हैं, और अब तुम भी। गुस्से से पागल होकर वो चिल्लाए। सलीना की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसकी माँ नवेया जैसी नहीं थी, जिसे पैदा होते ही सब कुछ मिल गया। सलीना को ही क्यों हर अच्छी चीज मिलती है? तुम सब सलीना पर तरस खाते हो, सलीना को डिफेंड करते हो, सलीना के लिए इंसाफ मांगते हो, लेकिन मेरे लिए किसी को कुछ क्यों नहीं दिखता? आंसुओं में डूबी लिए चिल्लाए। डोमिनिक, मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। मैंने अभी अभी अपने माँ बाप को खोया है, फिर भी तुम मेरे साथ इतने बेरहम क्यों हो? मैंने सलीना के साथ जो कुछ भी किया वो सब तुम्हारी वजह से था, और अब तुम भी सलीना के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। डोमिनिक उसकी हालत से जरा भी नहीं पिघला। वो ठंडे ठहाके के साथ बोला, ये सब तुमने खुद अपने लिए चुना है, मेरे नाम पर मत डालो। तुम बस
सलीना की चीजें चुराना चाहती थीं। अगर सलीना को सालों से मुझसे प्यार न होता तो तुम मुझे कब का छोड़ चुकी होती। लिया का चेहरा जहर से भर गया, लेकिन डोमिनिक ने उसे और देखा तक नहीं। बस कहा, मुझे अभी तुम्हें नहीं देखना, जाओ। डोमिनिक की बेरुखी देखकर लिया ने चेहरा ढक लिया और दर्द से चीखती हुई ठंडी रात के अंधेरे में भाग गई। सब सलीना की परवाह करते हैं, सलीना को डिफेंड करते हैं, तो सलीना मर ही क्यों नहीं जाती। डोमिनिक की नज़र से दूर लिया का चेहरा हद से ज्यादा क्रूर हो गया। टेबल पर रखा फोन एक खास नोटिफिकेशन के साथ वाइब्रेट हुआ। काम में डूबी सलीना ने मुस्कुराकर सिर घुमाया और कॉल उठा ली। दूसरी तरफ से एक आदमी की नर्म आवाज आई, सलीना, अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। वो क्रीफिया में नहीं था, फिर भी सलीना ने जो कुछ किया था उसे सब पता था। जिस इंसान को वो पसंद करती थी, उसकी इतनी कैर सलीना के दिल को गर्माहट से भर गई। वो आज्ञाकारी तरीके से कंप्यूटर बंद करते हुए मुस्कुराई। आवाज में शर्म और उम्मीद घुल गई। लाओ, आई मिस यू, तुम कब वापस आओगे? ऑस्वाल्डो हंस पड़ा। आवाज में खुशी थी। 2 दिन में सलीना की आंखें चमक उठीं। 2 दिन बाद वो लिया से पूरी तरह निपट लेगी और फिर वो दोनों साथ घर लौटेंगे। इस वादे ने सलीना का मूड पूरी तरह बदल दिया। वो टेबल से टेक लगाकर ऑस्वाल्डो से आधे घंटे तक बातें करती रही। फ्रेंच विंडोज के बाहर आसमान पूरी तरह काला हो चुका था। जब सलीना ने मजबूरी में कॉल काटी, जैसे ही वो बाहर जाने लगी, लेआ पास आई और उसके गले में स्कार्फ डाल दी। मिस, यंग मास्टर ने बताया, कब लौटेंगे? सलीना मीठी मुस्कान के साथ बोली, 2 दिन में। जब लूक का कीज लेकर आया तो उसने प्यार में डूबी लड़की की आवाज सुनी और हंस पड़ा। मिस्टर एंडरसन, घर के मालिक, शायद अपनी वाइफ को पाने में थोड़े स्लो रहे हों, लेकिन रिजल्ट वाकई कमाल का था। ऐसी वाइफ के साथ कम से कम भाग जाने की चिंता तो नहीं थी। लूक मुस्कुराकर बोला, मैं आपको छोड़ देता हूँ। थैंक यू, मिस्टर जॉर्डन, सलीना ने कहा और ओलिम्पस ग्रुप के गेट से बाहर निकली। लूक खुद सलीना और लेया को कैसल तक छोड़ने गया। ओल्ड बटलर ने पहले से खाने की शानदार तैयारी कर रखी थी। सलीना को देखते ही चिंता से बोला, मिस, आइए जल्दी खाना खा लीजिए। हाथ धोने के बाद सलीना ने सुकून से डिनर किया। सोने से पहले वो हमेशा की तरह 2 घंटे बेसमेंट में रही। अब वो हर बार थकान से बेहोश नहीं होती थी। ऑस्वाल्डो के बिना भी सलीना अकेले ही ट्रेनिंग कर सकती थी। खराब सेहत हमेशा से सलीना का सबसे बड़ा अफसोस और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी रही थी। लेकिन ऑस्वाल्डो से मिलने के बाद ये अफसोस और ये कमजोरी दोनों ही जैसे खत्म हो गए थे। जब सलीना बेसमेंट से बाहर आई तब रात के 10 बज चुके थे। उसने नहाया और बाहर आकर देखा, फोन स्क्रीन पर ऑस्वाल्डो का एक मैसेज चमक रहा था, गुड नाइट। इन 2 जाने पहचाने शब्दों को देखते ही सलीना को ऐसा लगा जैसे वो उस आदमी की नर्म, प्यार भरी आवाज सच में सुन पा रही हो। वो मुस्कुराई, लाइट्स बंद की और सुकून से बिस्तर पर लेट गई। उसी रात लव इन सिटी की रेटिंग्स बिल्कुल नीचे गिर गईं। इंटरनेट पर आलोचनाओं की बाढ़ आ गई। लिया ने चाहे कितने ही ऑनलाइन बॉट्स क्यों न खरीद लिए हों, वो लव इन सिटी की इज्जत नहीं बचा पाए। जिस किसी ने भी ब्रेकिंग ग्राउंड और लव इन सिटी दोनों देखे थे, वो जानता था कि प्लेजरिज्म एक सच्चाई है जिसे नकारा नहीं जा सकता। सलीना को सबूत देने की भी जरूरत नहीं पड़ी। दोनों को देखने वाला हर इंसान समझ गया था कि लव इन सिटी एक कॉपी है।
भारी पब्लिक प्रेशर के नीचे लव इन सिटी के कलाकारों ने आखिरकार अनजान बनने का नाटक छोड़ दिया। मेल लीड निभाने वाले हैडर ने सबसे पहले वेबो पर माफी मांगी। उसके बाद सेकंड फीमेल लीड हैना ने भी खुद को झुकाया और एक लंबा अपॉलजी पोस्ट लिखा। इन दोनों के बाद लव इन सिटी की पूरी कास्ट ने एक एक करके माफी मांगनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और जो लोग पहले लव इन सिटी का समर्थन कर रहे थे, सबने सिर झुका लिया। सिर्फ रेचल, जो फीमेल लीड थी, उसने माफी नहीं मांगी। बाकी सब सेलिना की रिटेलिएशन से डर गए थे। कुछ तो इतने आगे बढ़ गए कि उन्होंने खुलेआम लव इन सिटी और लिया की आलोचना भी कर दी। एक ही रात में लिया फिर से इंटरनेट पर बदनाम हो गई। लव इन सिटी की महंगी प्रोडक्शन अब बंद होने के खतरे में थी। ठीक उसी वक्त जब पब्लिक ओपिनियन सबसे ज्यादा उग्र था, लिया ने अचानक वेबो पर एक बयान पोस्ट कर दिया। लिया, लव इन सिटी ओरिजिनल वर्क है और ब्रेकिंग ग्राउंड चोरी की हुई कहानी है। कल मैं सोफिया होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी, जहां सबूत पेश करके ये साबित करूंगी कि ये सब सेलिना की पब्लिक ओपिनियन मैनिपुलेट करने और मुझे फंसाने की साजिश है। सेलिना, क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम खुद आकर मुझसे फेस टू फेस सामना करो? अगली सुबह नाश्ते के बाद सेलिना ने वो पोस्ट देखा जो पहले ही हॉट सर्च के टॉप पर पहुंच चुका था। लिया के धर्मी और आत्मविश्वास से भरे शब्दों को देखकर सेलिना ने बिना किसी गर्माहट के हल्की सी मुस्कान दी और फोन एक तरफ रख दिया। लिया गुस्से से बोली, इस औरत को शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। सेलिना ने बेरुखे अंदाज में कहा, उसका बेशर्म होना कोई नई बात नहीं है, तुम्हें आदत हो जाएगी। लिया ने सेलिना के शांत चेहरे को देखते हुए भौहें सिकोड़ लीं। मैडम, इतनी नीचे गिरने के बाद भी ये औरत इतना ड्रामा कैसे कर पा रही है? सेलिना की गहरी आंखों में एक ठंडी, तेज चमक लहराई। क्योंकि किसी ने उसे मुझे हराने का कॉन्फिडेंस दे रखा है। लिया को वो शख्स याद आ गया जो हमेशा लिया के पीछे खड़ा होकर सेलिना के खिलाफ काम करता रहा था। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। मैडम, क्यों न हम इन दोनों औरतों को सीधे खत्म कर दें? लिया और उसके पीछे वाला इंसान हट जाएं, तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी। सेलिना मुस्कुराए, अभी समय नहीं आया है। अगर सब कुछ इतना आसान होता तो ऑस्वाल्डो और लियोन उस औरत को इतने सालों तक रिडल फैमिली में रहने ही नहीं देते। लियोन ने उससे सीधा टकराने की बजाय हैटी को भेजना चुना। इसका मतलब साफ था, रिडल फैमिली के अंदर कीचड़ बहुत गहरी है। सेलिना के दिमाग में लेडी नवेया की याद उभरी। जब नवेया सेलिना के साथ प्रेग्नेंट थी, तब उन्होंने कैपिटल छोड़ दिया था। और जब सेलिना 5 साल की थी, तब नवेया उसे चुपचाप वापस कैपिटल ले आई। उस समय टर्नर फैमिली का कोई भी सदस्य जिंदा नहीं था और कैपिटल दुश्मनों से भरा हुआ था। फिर भी नवेया ने अपनी और छोटी सेलिना की जान जोखिम में डालकर वापसी क्यों की? इतना ही नहीं, उन्होंने सेलिना को भी साथ लाया। वो यादें पूरी तरह सील हो चुकी थीं। सेलिना जान ही नहीं सकती थी कि तब असल में क्या हुआ था। बस इतना तय था, वो बात बेहद अहम थी। इतनी अहम कि नवेया उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। सेलिना की धुंधली यादों और क्राइस्ट की बातों से बस यही समझ आता था कि उस वक्त नवेया की मुलाकात रिडल फैमिली के उन 2 बुजुर्गों से हुई थी और उन्होंने किसी बेहद खतरनाक हालात का सामना किया था, वरना सेलिना को अंधेरी अलमारी में अकेले बंद नहीं किया जाता और वहीं उसकी मुलाकात क्राइस्ट से नहीं होती। रिडल फैमिली में नवेया ने ऐसा क्या झेला कि उन्हें अपनी बेटी की कैपिटल से जुड़ी सारी यादें ही सील करनी पड़ी। सबसे अहम बात यह थी कि क्रीफिया लौटने के थोड़े ही समय बाद लेडी नवेया की बीमारी से मौत हो गई। उसी दौरान पेनेलोपी को रिडल फैमिली में वापस लाया गया और मैनी,
केटलिन और एक के साथ प्रेग्नेंट हो गई। क्रीफिया में बैठी उस औरत ने एल्बर्टो और लिया, इन दो मुहरों को इस्तेमाल करके सेलिना को सालों तक टॉर्चर करवाया। ऐसी कौन सी वजह हो सकती थी जो नवेया जैसी समझदार और दृढ़ औरत को अपनी और अपनी बेटी की जान की परवाह किए बिना कैपिटल लौटने पर मजबूर कर दे? सेलिना के दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आया, कैलम। उस आदमी के अलावा दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता था जो लेडी नवेया को इतना बड़ा, इतना गलत फैसला लेने पर मजबूर करे। अगर सच में ये सब कैलम से जुड़ा है तो रिडल फैमिली और उनके सारे साथी कोई भी माफी के लायक नहीं है। सेलिना की आंखों में एक तीव्र किलिंग इंटेंट चमक उठा। लेया ये देखकर सहम गई। वो कुछ बोल भी नहीं पाई। कुछ पल बाद जब सेलिना अपने ख्यालों से बाहर आई तब लेया ने हिम्मत करके कहा, मिसेस, अभी मिस्टर जॉर्डन का फोन आया था। उन्होंने कहा है कि कल सावधान रहिएगा। लिया इतनी गिर चुकी थी, फिर भी सेलिना से टकराने आ रही थी। ये साफ था वो सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थी। एल्बर्टो और मिसेस रिडल की मौत ने लिया को समझा दिया था कि सेलिना उसे भी नहीं छोड़ेगी। उन दोनों से भी ज्यादा दोषी तो वही थी। इस हालात में लिया चुप बैठने वाली नहीं थी। कल वो औरत क्या पागलपन करेगी इसकी कल्पना करना भी मुश्किल नहीं था। सेलिना ने अपनी घुंघराली पलकों को झुकाया और बिना भाव के मुस्कुराई। डोंट वरी, अगर सेलिना की ख्वाहिश पूरी करने और उसे इंसाफ दिलाने के लिए नहीं होता तो लिया कब की गायब हो चुकी होती। ब्रेकिंग ग्राउंड रिलीज हो चुका था और जबरदस्त सफल रहा था। सेलिना की आखिरी इच्छा पूरी हो चुकी थी। अब लिया, उसे पिछले 10 सालों की हर एक चीज की कीमत चुकानी होगी। लेया ने सेलिना की ठंडी आंखों को देखा। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन आवाज ही नहीं निकली। वो नहीं जानती थी कि असल में क्या हुआ है, लेकिन इतना जरूर महसूस कर रही थी कि क्रीफिया लौटने के बाद सेलिना बहुत बदल चुकी है। लेया कुछ बोल ही रही थी कि तभी सेलिना का फोन वाइब्रेट हुआ। पैट्रिक का कॉल था। लेया ने फोन उठाया और सेलिना की तरफ बढ़ा दिया। सेलिना ने सुस्ती से पूछा, क्या बात है? पैट्रिक की ठंडी आवाज फोन के उस पार से आई। कल सावधान रहना। सेलिना एक पल के लिए ठिठक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि ब्रेकिंग ग्राउंड का मामला पैट्रिक तक भी पहुंच जाएगा। वो हल्की से हंसी, इट्स ओके। दूसरी तरफ वाला बेवजह चिंता न करे, इसलिए सेलिना ने जोर दिया। उसने मुझे सबसे मजबूत प्रोटेक्शन नेट देकर छोड़ा है। क्रीफिया ऑस्वाल्डो का इलाका था। लूक वहीं था। लेया हर कदम पर उसकी सुरक्षा कर रही थी। भले ही लिया के पीछे कोई औरत हो, सेलिना को डर नहीं था। जब तक सेलिना की आंखों में एक तेज ठंडी चमक लहराई। ऑस्वाल्डो के रहते हुए पैट्रिक को सेलिना की सुरक्षा को लेकर थोड़ा सुकून था, लेकिन फिर भी उसने चेतावनी दी। उस औरत के पीछे जो इंसान है वो सिंपल नहीं है। अगर उसका सामना हो तो सबसे पहले अपनी जान को प्रायोरिटी देना। सेलिना ने बिना किसी गर्माहट के मुस्कुराते हुए कहा, अगर वो सामने नहीं आते तो ठीक है, लेकिन अगर आए तो वही तो मैं चाहती हूँ। कुछ पल की खामोशी के बाद पैट्रिक की आवाज भी सख्त हो गई। तुम सही कह रही हो। अगर वो सामने आए तो टर्नर फैमिली पर्दे के पीछे बैठे उस इंसान को टुकड़ों में काट देगी। ऐसे दुश्मनों को आसानी से मरने का हक नहीं था। कैपिटल में हैटी पर नजर रखना, सेलिना ने धीमे से कहा। वो लोग शायद मुझ तक न पहुंच पाएं, लेकिन उसे टारगेट कर सकते हैं। टर्नर फैमिली के मुखिया होने के नाते पैट्रिक के पास 2 बड़े मिलिट्री जोन्स की सुरक्षा थी, इसलिए उसे ज्यादा चिंता नहीं थी। लेकिन हैटी तो सिर्फ एक लड़की थी और उसका रिश्ता रिडल फैमिली के उस खतरनाक अड्डे से जुड़ा था जहां हर तरफ साजिशें और दुश्मन भरे पड़े थे। वो आसानी से उनका निशाना बन सकती थी। पैट्रिक ने हामी भरी और फिर कहा,
मिस रिडल क्रीफिया लौटने के बाद से उसी विला में रह रही है जो उसने तुम्हारे लिए खरीदी थी। वो सारी विलर्स ऑस्वाल्डो के लोगों के कंट्रोल में थीं। उन्हें पता था कि हैटी सेलिना के लिए कितनी अहम है और वो उसे बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भले ही वो लोग रिडल फैमिली को ढाल बनाकर दरवाजे तक आ जाएं, फिर भी चिंता की कोई बात नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे लड़की को भी कुछ आभास हो गया हो, इसलिए वो वहीं रुकी हुई थी, सेलिना के लौटने का इंतजार करते हुए। सेलिना ने हल्की सी सांस भरी और अचानक पूछा, कैपिटल में हाल ही में कुछ खास हुआ है क्या? इस बार पैट्रिक काफी देर तक चुप रहा, फिर आखिरकार बोला, पूल फैमिली के साथ कुछ हुआ है, हालात बहुत टेंस हैं। जब तुम लौटोगी खुद जान जाओगी। सेलिना की भौहें सिकुड़ गईं। वो डेक्स्टर वाली घटना नहीं भूली थी, जहां वो लगभग उसकी जान ले ही चुका था। सबूत यूनियन यूनिवर्सिटी में ही मिल सकते थे, इसलिए उन्होंने पूल फैमिली को एक्सपोज किया था। लेकिन पैट्रिक के लहजे से साफ था कि वो इस बात की नहीं कर रहा था। पूल फैमिली का ख्याल आते ही सेलिना को क्राइस्ट याद आ गया। वो भी कम मुसीबत नहीं था, खासकर जब वो उसके और सेलिना के बीच के पुराने रिश्ते के बारे में सोचती तो सिर दर्द होने लगता। गॉट इट। फोन रखने के बाद सेलिना ने वेबो खोला। उस पोस्ट को वो काफी देर तक देखती रही, फिर ठंडी हंसी हंसते हुए नीचे एक कमेंट का जवाब दिया। सेलिना, आई गो। ब्रेकिंग ग्राउंड की चोरी सामने आने के बाद से दोनों तरफ के फैंस एक दूसरे पर टूट पड़े थे। ज्यादातर दर्शक ब्रेकिंग ग्राउंड के साथ खड़े थे और लव इन सिटी को जमकर कोस रहे थे। लेकिन सच ये भी था कि कहानी में कमियां होने के बावजूद लव इन सिटी की प्रोडक्शन अच्छी थी और उसके अपने फैंस भी थे। हालांकि ब्रेकिंग ग्राउंड की जबरदस्त सक्सेस और चोरी के मामले की वजह से ये फैंस धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो रोमांटिक स्टोरीज के दीवाने थे और अपनी पसंद के लिए लड़ रहे थे। ऐसे माहौल में लिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद मुसीबत को बुलाने जैसा था। जैसे ही वो बोली, नेगेटिव कमेंट्स की बाढ़ आ गई। इतने पुख्ता सबूतों के बाद भी लिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत कैसे है? क्या ये पागल है? इंटरनेशनल फ्रेग्रेंस कंपटीशन वाला मामला भूल गए क्या? ये औरत तो पैदा से ही बेशर्म है, चोरी और झूठ के अलावा कुछ आता ही नहीं। सेलिना पर तरस आता है। ऐसी पागल, वैम्पायर जैसी औरत उसका पीछा छोड़ ही नहीं रही, बस उसे गंदा करती रहती है। मेरे फीबी और सेथी के लिए दिल टूट जाता है। ब्रेकिंग ग्राउंड में उनके बीच की पवित्र गर्माहट भरी फीलिंग्स देखने के बाद और फिर लव इन सिटी में रेचल और हैडर के जबरदस्ती वाले इंटीमेट सीन्स, मेरी आंखें और आत्मा दोनों घायल हो गईं। जब फैंस का गुस्सा चरम पर था, तभी सेलिना ने खुलेआम लिया को जवाब दे दिया, माई सेलिना इज एज टफ एज एवर। अब इसके बाद लिया, गायब हो जाओ। हमारी सेलिना को दोबारा डिस्टर्ब मत करना। वैम्पायर भी इतनी बेरहमी से लोगों को परेशान नहीं करते। इतनी बदनाम हो चुकी है, फिर भी अपनी इज्जत बचाने का सपना देख रही है। आंखें रखने वाला हर इंसान देख सकता है कि लव इन सिटी ने ब्रेकिंग ग्राउंड की नकल की है। सच में क्यूरियस हूँ, इसके पास आखिर कौन सा सबूत है? मैं सेलिना का इंतजार कर रही हूँ, फीबी का बदला लेने और उस औरत को जोरदार थप्पड़ मारने के लिए। लिया अपनी डेस्क के सामने बैठी थी। सेलिना के भेजे गए उन 3 शब्दों को देखते हुए उसके होंठों पर एक क्रूर सी मुस्कान उभर आई। पीछे दरवाजा खुला और क्लार्क अंदर आया। उसने लिया की पीठ की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर पूछा, मिस रिडल, रेडी हैं? लिया ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ऑफ कोर्स। वो इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी। उस दोपहर सेलिना बगीचे में बैठकर ऑस्वाल्डो की पेंटिंग बना रही थी।
उसने उस तस्वीर में बने आदमी को देखा और उसकी मुस्कान अपने आप नर्म हो गई। लेआ ने मोबाइल से कई फोटोज ली, फिर आखिरकार पूछा, मैडम, क्या मैं ये यंग मास्टर को भेज दूं? ऑस्वाल्डो ने एक ऐसी पत्नी से शादी की थी जो हर चीज में टैलेंटेड थी और अनगिनत लोगों की नजरों का केंद्र। कोई भी आदमी ये पेंटिंग देखे तो खुश हुए बिना नहीं रह पाएगा। सलीना पहले ऑस्वाल्डो को सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन जब उसे हाल के दिनों में उसका तनाव याद आया तो वो मुस्कुराई। मैं खुद भेजूंगी, लेआ मुस्कुराकर चली गई और उस यंग कपल के लिए जगह छोड़ दी। सलीना ने पेंटिंग की फोटो ली और ऑस्वाल्डो को भेज दी। वो तैयार थी कि शायद वो उस रात देर से लौटे। आखिर ऑस्वाल्डो इन दिनों बहुत बिजी था। रात के अलावा दिन में वो शायद ही कभी कॉल करता था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जैसे ही सलीना ने मैसेज भेजा, तुरंत रिप्लाई आ गया, हस्बैंड, थैंक यू सलीना, इट लुक्स ग्रेट। ये पढ़ते ही सलीना की मुस्कान और मीठी हो गई। उसने जवाब दिया, आई थिंक इट लुक्स ग्रेट टू। आखिर पेंटिंग खराब कैसे होती जब उसमें बना आदमी इतना हैंडसम था। सलीना ने खुद को समझाते हुए काम के वक्त अपने हस्बैंड को डिस्टर्ब करना बंद किया, फोन रखा और अपने कमरे में लौट गई। एक ऊंचे चर्च में काले कपड़ों में खड़ा एक आदमी अपने फोन पर उस जिंदा सी तस्वीर को देख रहा था। उसकी गहरी आंखों में हल्की सी नरमी उतर आई। आपके पूछे गए सवाल का जवाब हमें माफ कीजिए, हम नहीं दे सकते। ऑस्वाल्डो ने फोन बंद कर दिया। उस आदमी ने अपनी पतली पलकें उठाईं और उसकी गहरी काली आंखें सामने खड़े इंसान पर बिना हिले टिकी रहीं। उसकी आवाज ठंडी थी, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। जिस पर नजर डाली जा रही थी, उसने भारी सांस ली और अचानक कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। खाली चर्च का सन्नाटा उसे बुरी तरह चिड़चिड़ा कर रहा था और सामने खड़ा वो हैंडसम, शांत आदमी उसे लगभग पागल कर चुका था। उसने बेढंगे अंदाज में जेब से सिगरेट का डिब्बा निकाला। अगर मैं कहूं कि जब हमने वो काम लिया था तब हमें नहीं पता था कि वो तुम हो, तो क्या तुम यकीन करोगे? किसने सोचा था कि एंडरसन फैमिली का यंग मास्टर और उसके सामने खड़ा ये आदमी असल में एक ही इंसान होंगे? ऑस्वाल्डो ने ठंडी निगाहों से उसे देखा। उसकी आवाज किसी बर्फीले चाकू की तरह थी। और फिर ये सवाल ऊंट की कमर तोड़ने वाला आखिरी तिनका साबित हुआ। वो आदमी जैसे पूरी तरह टूट गया, एक पिचकी हुई गेंद की तरह ढह गया। उसने सिर झुकाया जैसे कुछ सोच रहा हो, फिर अचानक सिर उठाया। उसके चेहरे पर जहरीली मुस्कान फैल गई। चाहे नैतिकता की वजह से हो या उसके लिए मेरे सम्मान की वजह से, मुझे पता है कि तुम्हें मना करने का अंजाम क्या होगा, फिर भी मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। वो पल भर रुका, फिर मुस्कुराया। उसकी आवाज में अजीब सी गर्मी और तड़प घुल गई। मैं बस इतना बता सकता हूँ, जिस इंसान ने मुझे सेक्रेड पर्ल दी थी वो एक नोबल इंसान है, और उसके पास अभी भी एक और सेक्रेड पर्ल है। वो ऑस्वाल्डो को घूरते हुए बोला। उसकी आवाज ठंडी और जहरीली सांप जैसी थी, हर शब्द साफ साफ निकलता हुआ। और तुम आखिरकार उसी सेक्रेड पर्ल की वजह से मरोगे। ऑस्वाल्डो के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। वो मुड़ा और बाहर की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसने बस एक लापरवाह सा आदेश छोड़ा, किल हिम। ठंडे और भव्य चर्च में अचानक जमीन पर चमकीला लाल रंग फैल गया। कोई रहम की गुहार नहीं, कोई चीख नहीं, सारी खूनी क्रूरता खामोशी में पूरी हुई। कातिलों की दुनिया में सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रहते हैं। कुर्सी पर बैठा आदमी उस ठंडे और दुबले कद के पीछे जाते हुए साए को घूरता रहा और मुस्कुरा दिया। उन्होंने सेक्रेड पर्ल का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसे मार नहीं पाए। अब जब असली मालिक खुद दरवाजे तक आ गया था, तो हार मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था।
उसने हाथ में पकड़ी सिगरेट सुलगाई, गहरी कश ली। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसे अपनी मौत का अफसोस नहीं था, बस इस बात का पछतावा था कि मरने से पहले वो उसके सामने इतना ताकतवर दुश्मन ले आया। आई एम सॉरी, मिस लिलियन रिडल। एक ठंडी चमक उसकी आंखों के सामने लहराई। उसकी गर्दन पर खून की एक पतली सी रेखा उभर आई। सिगरेट पकड़ने का उसका हाथ एक पल के लिए जड़ हो गया। अगले ही सेकंड उसका सिर गर्दन से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ा। चमकीला लाल खून हर तरफ बिखर गया। शाम को सलीना को ऑस्वाल्डो का फोन आया। पेंटिंग बहुत अच्छी है, आदमी ने कहा। सलीना ने भौहें उठाईं। तुम्हें पसंद आए? ऑस्वाल्डो की आवाज में साफ खुशी झलक रही थी। यस, उसे वो सब पसंद था, जो कुछ भी सलीना उसे देती थी। सलीना की मुस्कान और मीठी हो गई। उसे अगले दिन होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आई। वो एक पल झिझकी, फिर ऑस्वाल्डो को बताने का फैसला किया। लिया के पीछे जो इंसान है, वो कैसियस है। कैसियस ने डिवाइन लव के साथ मिलकर टर्नर फैमिली को नुकसान पहुंचाया। कल खतरा हो सकता है। अगर पहले की सलीना होती, तो वो कभी ऑस्वाल्डो को ये सब याद से नहीं बताती। लेकिन शायद ऑस्वाल्डो की धैर्य भरी सीख का असर हो गया था। अब सलीना कोई भी खतरनाक कदम उठाने से पहले अपने हस्बैंड को बताने लगी थी। कुछ पल की खामोशी के बाद ऑस्वाल्डो की आवाज गंभीर हो गई। तुम कुछ भी करो, लेकिन खुद को डेंजर में मत डालना। वो साफ तौर पर उसे उस वाक्य की याद दिला रहा था, जब उसने खुद को गाड़ी के पहिए के नीचे फेंक दिया था। सलीना ने अपराधबोध में खांसते हुए अपना कान दबाया। आई नो, वो सच में एक एक्सीडेंट था। वो अपनी जान को बहुत कीमती मानती थी। शायद लड़की की झिझक महसूस कर ऑस्वाल्डो ने नरमी से कहा, गुड गर्ल, जब लौटूंगा तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाऊंगा। सलीना की बड़ी बड़ी आंखें अचानक चमक उठीं। क्या गिफ्ट? आदमी हल्के से हंसा। तुम्हें पसंद आएगा। सलीना की क्यूरियोसिटी जगा कर ऑस्वाल्डो ने फोन काट दिया। सलीना फोन को घूरती रह गई, दिल में जैसे बिल्ली खरोंच मार रही हो। क्या यही वो लेजेंडरी फ्लर्ट एंड रन है? सलीना ने झुंझलाकर अपने सुंदर चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया और बिस्तर पर लौटने लगी। अचानक उसे लगा, उसका हस्बैंड थोड़ा बैड है। अब क्या करे? उसी वक्त बाहर दरवाजे पर नॉक हुई। सलीना बैठ गई, बाल ठीक किए, खुद को संभाला और दरवाजा खोलने चली गई। लेआ बाहर खड़ी थी। मैडम, बटलर कह रहे हैं कि कोई आपसे मिलना चाहता है। पूछ रहे हैं आप मिलेंगी या नहीं? सलीना ने भौहें उठाईं। क्रीफिया में ऐसे लोग बहुत कम थे जिनके लिए बटलर खास तौर पर पूछे। वो एक पल सोची और अंदाजा लगाते हुए बोली, चलो। लेआ ने सलीना की पीठ को देखा। उसे लगा उसकी मिस्ट्रेस आज कुछ अलग है, लेकिन क्या, ये समझ नहीं आया। वो सलीना के साथ बबल टी शॉप तक गई, कार पार्क की और समझदारी से बाहर ही इंतजार करने लगी। सलीना को अंदर अकेले जाने दिया। सलीना ने कांच का दरवाजा खोला। हाई हील्स की हल्की आवाज के साथ अंदर दाखिल हुई। दुकान की रोशनी हल्की और धुंधली थी। ठंडी ग्लास कप्स पर चमक झिलमिला रही थी। सलीना खिड़की की तरफ बढ़ी और वहां काले कपड़ों में बैठा एक जवान आदमी देखा। उसे देखते ही सलीना के दिल में हल्का सा झटका और अजीब सी जटिल भावना उठी। टालर ने चुपचाप सिर घुमाया, सामने की कुर्सी की तरफ इशारा किया। प्लीज बैठिए। सलीना उसके सामने बैठ गई। उसने उस जवान आदमी की पीली और उदास आंखों में झांका और ठोस आवाज में कहा, तुम्हारे हाथ खून से सने हैं। टालन जैसे उसकी बात सुन ही नहीं पाया। उसने सामने एक ताज़ा बनी पर्ल मिल्क टी रखी और कहा, कल के बाद शायद हमारी फिर मुलाकात न हो।
क्या मैं तुम्हें एक मिल्क टी ऑफर कर सकता हूँ? उसने अपनी खोखली, बेजान काली आंखें उठाईं और सलीना को देखते हुए कहा, लेडी सलीना। उसका लहजा बेहद नर्म था, जिसमें हल्की सी कपकपी थी, जो दिल को छू जाती थी। सलीना कुछ पल मिल्क टी को देखती रही, फिर खामोशी तोड़ते हुए बोली, वो एक अच्छी लड़की थी। वो कभी नहीं चाहती कि तुम ऐसे बनो। टालन की नज़र सलीना के चेहरे पर अटक गई, जैसे वो उसमें किसी पुराने, परिचित चेहरे की झलक ढूंढ रहा हो। लेकिन जितना भी ढूंढा, उसे उस लड़की का कोई निशान नहीं मिला, जिसे वो जानता था। उसकी आंखों में उदासी और क्रूरता एक साथ उभर आई। सलीना ने उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम भी मुझसे नफरत करते हो, है ना? अगर वो इस शरीर में न होती, तो शायद सलीना मरी नहीं होती। सारा दर्द, सारी तन्हाई सलीना ने झेली, और जब उसकी बारी आई, तो उसे मिला बेहिसाब प्यार और सम्मान। टालन अंदर ही अंदर जानता था कि वो सलीना को दोष नहीं दे सकता। फिर भी उसकी कड़वाहट पर काबू पाना मुश्किल था। टालन की उन खाली, काली आंखों में ये इंसानी फितरत ही होती है। सलीना ने उसे दोष नहीं दिया, बस बहुत शांत तरीके से सच्चाई बयान कर दी। टालन की खाली, काली आंखों में कुछ बदल गया। उसकी आवाज़ बेहद शांत थी, लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली। अगर तुम्हें मारने से वो वापस आ सकती है, तो मैं ज़रा भी नहीं हिचकिचाऊंगा और अभी तुम्हें मार दूंगा। सलीना ने अपनी पलकों को झुका लिया, कुछ पल चुप रही, फिर उसके हाथ में दी गई मिल्क टी उठा ली। टालन ने उसके लिए स्ट्रॉ लगा दी। सलीना ने एक घूंट लिया, उसकी भौहें हल्के से सिकुड़ गईं। उसे याद आया, कैपिटल में रहते हुए क्राइस्ट ने भी उसे मिल्क टी पीने के लिए बुलाया था। ठीक कहे तो उसने सलीना को मिल्क टी के लिए बुलाया था। इस नज़र से देखें तो क्राइस्ट और टालन दोनों ही सच में सलीना की परवाह करते थे। दुर्भाग्य से, जब वो लड़की जिंदा थी, तब कोई भी उसे बचाने खड़ा नहीं हुआ। टालन चुपचाप सामने बैठी लड़की को देखता रहा। उसे अक्सर एक सपना आता था, जिसमें वो दयालु और खूबसूरत लड़की अब भी जिंदा होती है। लेकिन ठंडी हकीकत में, वो अच्छी तरह जानता था कि इस शरीर में अब वो आत्मा नहीं है, जिसे वो प्यार करता था, जिसे वो चाहता था। वो जा चुकी थी, लेकिन वो अब भी जिंदा थी। टालन के लिए शायद इससे ज्यादा बेरहम सजा दुनिया में कोई नहीं थी। वो कुछ कहने ही वाला था कि सलीना का फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। सलीना ने मिल्क टी नीचे रखी, बैग से फोन निकाला, स्क्रीन पर नंबर देखा, एक पल झिझकी, फिर कॉल उठा ली। पैट्रिक की आवाज़ आए, मैंने वेदर फोरकास्ट देखा है, आज रात क्रीफिया में बारिश होगी, जल्दी घर लौटना, सर्दी मत पकड़ लेना। सलीना की मुड़ी हुई पलकों में हल्की सी थरथराहट आई। उसकी आवाज़ बहुत हल्की थी। ओके। हालांकि उसकी आवाज़ सामान्य थी, लेकिन दूसरी तरफ पैट्रिक को कुछ गलत लगा। उसने नरमी से पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, सलीना ने अपनी उंगलियों से आंखें रगड़ी। मैं किसी के साथ मिल्क टी पी रही हूँ, थोड़ी देर में लौट जाऊंगी। पैट्रिक कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आवाज़ और भी कोमल हो गई। अगर कुछ भी हो, मुझे ज़रूर कॉल करना। ओके। फ़ोन रखने के बाद सलीना ने सिर उठाया और सीधे टालन को देखा। वो सलीना का भाई था। टालन की बेजान आंखों में हल्की सी तंज उभरी। जब लेडी सलीना जिंदा थी, तब उनमें से एक भी सामने नहीं आया, और जब वो मर गई, तो सब बाहर निकल आए, किसी और इंसान को दोगुना प्यार देने के लिए। सलीना खामोश रही। ये सच था, इस पर बहस नहीं की जा सकती थी। माहौल भारी हो गया। टालन ने सलीना के शांत चेहरे को देखा, अचानक नजर हटा ली। खिड़की के बाहर अंधेरी रात को देखते हुए बहुत धीमे से बोला, आई एम सॉरी। सलीना ने सिर उठाया। टालन की आवाज़ बेहद हल्की थी, ठंडी हवा को छूती हुई।
मेरा कभी इरादा नहीं था कि मैं तुमसे नफरत करूं। सलीना कुछ पूछ पाती उससे पहले ही वो आगे बोल पड़ा। और न ही मैं उन्हें दोष देना चाहता था। उनसे ज्यादा मैं खुद से नफरत करता हूँ। सलीना के अपने लोग और जो उसे पसंद करते थे या तो उसे किसी और समझ बैठे या उसके अस्तित्व से ही अनजान रहे। उन्होंने जानबूझकर उसे चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन वो हमेशा वहीं था। फिर भी बस उसे चोट खाते तड़पते देख सकता था। उसे दिलासा देने के अलावा वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। मेरा सबसे बड़ा अफसोस ये है कि मैं ऐसा पहले क्यों नहीं बन पाया। टालन की नज़र सलीना के चेहरे पर ठहर गई। अगर मैं पहले ऐसा होता तो शायद कोई भी उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं करता। सलीना ने उसकी बातें सुनी। उसके चेहरे पर थकान की हल्की सी परछाई उभर आई। टालन ने अचानक पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सलीना कुछ पल चुप रही, फिर जवाब दिया, सलीना रिडल। टालन की आंखों में हैरानी की चमक लहराई। सलीना ने उसकी प्रतिक्रिया देखी और न जाने क्यों जोड़ दिया, मेरा नाम और सरनेम उसी जैसा है और हम बिल्कुल एक जैसी दिखते हैं। टालन की शांत आंखों में अचानक हल्की सी लहर उठी। क्या ऐसा हो सकता है कि बस एक गलती, वो अब भी वही हो और जिसे वो प्यार करता था उसे किसी और ने छीन लिया हो? सलीना ने उसकी उम्मीद भरी नजरों से बचते हुए बहुत हल्की आवाज में कहा, सॉरी। ये दो शब्द टालन की सारी उम्मीदें तोड़ गए। उसके दिल में जैसे छुरा घोंप दिया गया। उसका दिल बिखर गया। क्या वो सच में जिंदा हो सकती थी? लेकिन उसे साफ याद था, एक पल वो बैटलफील्ड में थी और अगले ही पल क्रीफिया में। टालन की आंखों की उम्मीद फिर टूट गई। वो युवक बहुत देर तक सिर झुकाए बैठा रहा। उसकी उंगलियों के सिरे नीले पड़ गए। पता नहीं कितनी देर बाद टालन ने सिर उठाया और सलीना को देखा। कल सावधान रहना। फिर वो खड़ा हुआ। लेडी सलीना, प्लीज। ऐसा लगा जैसे उसने सलीना को बस एक कप मिल्क टी के लिए बुलाया हो। सलीना ने हल्की सी सांस ली, कुछ और नहीं कहा। हाई हील्स की आवाज के साथ बाहर निकल गई। लेआ दौड़ती हुई आए और कार का दरवाजा खोला। लेडी सलीना, बटलर का फोन आया था। बारिश होने वाली है। उन्होंने हमारे लिए खाना तैयार किया है, जल्दी लौटने को कहा है। सलीना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चलो घर चलते हैं। लेआ कार लेकर निकल पड़ी। टालन सीढ़ियों पर खड़ा रहा। सलीना को ले जाती कार को दूर जाते हुए देखता रहा। बहुत देर बाद उसने धीरे से अपनी पलकें झुका लीं। उसने कभी सलीना से नफरत नहीं की, बल्कि वो उसका शुक्रगुजार था। अगर ये लड़की न होती तो उसकी प्यारी लड़की को मरने के बाद भी जिंदगी भर बदनामी ढोनी पड़ती। आज उसने उसे बस इसलिए बुलाया था कि आखिरी बार उसे देख सके। आसमान से हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। टालन बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर चुपचाप मुड़ा और बारिश में चला गया। सलीना जब कैसल लौटी तो ओल्ड बटलर ने खाने से भरी मेज सजा रखी थी। मैडम, आजकल मौसम बहुत बदल रहा है। बाहर जाते समय ध्यान रखें, कहीं सर्दी न लग जाए। सलीना कमजोर थी, इसलिए मौसम बदलते ही सब सतर्क हो जाते थे। आखिर अगर मिस्ट्रेस बीमार पड़ गई तो उनका लॉट टूट जाएगा। ऑस्वाल्डो उदास होगा और ये किसी से देखा नहीं जाएगा। सलीना ने हल्की सी कड़वी मुस्कान के साथ कहा, नोआ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, बट आपको अपनी केयर करनी चाहिए। लड़की की सेहत हमेशा फर्स्ट होनी चाहिए। बटलर ने उसके लिए सूप परोसा। सलीना को याद आया कि वो ठीक से खाती नहीं थी। उसकी डाइट भी खराब थी। उसे थोड़ा गिल्ट हुआ। वो चुप रही। डिनर के बाद सलीना अपने कमरे में सोने चली गई। बाथरूम में जाकर फ्रेश हुई, फिर फोन खोलकर उस रात के ब्रेकिंग ग्राउंड के 2 एपिसोड्स देखने लगी।
उसने रिमोट साइड में फेंक दिया और टेबल से फोन उठा लिया। ऑस्वाल्डो पिछले कुछ दिनों से हर रात उसे कॉल या मैसेज करता था। अगर आज रात उसका कोई मैसेज नहीं आया तो शायद सेलिना सो ही न पाए। आखिर उस आदमी ने आज पहले ही उसे इंसल्ट किया था, तो आज कॉम्पनसेशन तो बनता था। सेलिना ने आंखें फैलाकर मिनट्स गिनना शुरू कर दिया, उसका इंतजार करते हुए। घड़ी में 10 बज चुके थे। जैसे ही घड़ी ने 10 बजाए, सेलिना के फोन पर उस आदमी का मैसेज आ गया, उसे गुड नाइट कहते हुए। सेलिना ने राहत की सांस ली, मैसेज का रिप्लाई किया, फिर फोन ऑफ किया, लाइट्स बंद की और बिस्तर पर लेट गई। आधी रात को खिड़की के बाहर जोरदार थंडरस्टॉर्म शुरू हो गया। बगल वाले कमरे में सो रही लेया ने चुपचाप सेलिना के कमरे का दरवाजा खोला, ये देखने के लिए कि कहीं उसे कोई बुरा सपना तो नहीं आ रहा। सेलिना को चैन से सोता देख लेया बिना आवाज किए वापस अपने कमरे में चली गई और अपनी मिस्ट्रेस को एक मैसेज भेज दिया। रात शांति से गुजर गई। अगली सुबह क्रीफिया में धूप खिली हुई थी। ब्रेकफास्ट के बाद सेलिना लेया की कार में बैठी और दोनों उस होटल की ओर निकल गईं जो लिया ने बुक किया था। ब्रेकिंग ग्राउंड की पॉपुलैरिटी पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तहलका मचा चुकी थी। इसी वजह से लव इन सिटी और ब्रेकिंग ग्राउंड के बीच चल रहे लॉसूट पर हर किसी की नज़र टिकी हुई थी। सुबह सुबह ही होटल के गेट के बाहर अनगिनत मीडिया रिपोर्टर्स कैमरा लिए खड़े थे। सिर्फ रिपोर्टर्स ही नहीं, ब्रेकिंग ग्राउंड के ढेरों फैंस भी बैनर्स लेकर बाहर इंतजार कर रहे थे, बेचैनी और एक्साइटमेंट से भरे हुए। आज लूक ब्रेकिंग ग्राउंड की पूरी कास्ट के साथ मौके पर पहुंचने वाला था। जैसे ही मैथ्यू और एस्ट्रेला नजर आए, भीड़ में जोरदार चीख पुकार मच गई। आह, अमीलिया, सेथी, मैथ्यू और एस्ट्रेला सालों से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में थे, पहले भी लीड रोल्स कर चुके थे, लेकिन ब्रेकिंग ग्राउंड जैसी पॉपुलैरिटी उन्हें कभी नहीं मिली थी। ये प्रोजेक्ट बिना किसी शक के उनका मास्टरपीस बन चुका था। ब्रेकिंग ग्राउंड के बाकी एक्टर्स और डायरेक्टर्स भी ये अच्छी तरह जानते थे कि मैथ्यू और एस्ट्रेला के निभाए हुए अमीलिया और सेथी अभी अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाए हैं। असली धमाका आगे आने वाला था। अमीलिया और सेथी एस्ट्रेला और मैथ्यू को सीधे ऑल्टर तक पहुंचा देंगे। दूसरे एक्टर्स की आंखों में जलन साफ दिख रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी कड़वाहट नीली, मुस्कुराए और फैंस को ग्रीट किया। लूक के पीछे खड़े मैथ्यू और एस्ट्रेला हाथ हिलाकर मुस्कुराते रहे। ब्रेकिंग ग्राउंड के फैंस और भी जोर से चीखने लगे, सेथी, थोड़ा सा स्पॉइल कर दो, ज्यादा नहीं मांगते, बस थोड़ा बता दो, एंडिंग ट्रेजेडी है या कॉमेडी। थीम सॉन्ग आने के बाद से हर दिन डर लगता है, फीबी और सेथी के साथ कुछ गलत तो नहीं होगा, आखिर में वो साथ होते हैं या नहीं। मिस्टर जॉर्डन, फीबी कहाँ है? ब्रेकिंग ग्राउंड की मैं कास्ट की गैदरिंग हमारी प्यारी फीबी के बिना कैसे हो सकती है? लूक ने सनग्लासेस उतारे, अनगिनत फ्लैशिंग लाइट्स की तरफ मुस्कुराया। एंडिंग के बारे में क्यों न आप लोग फीबी से खुद पूछें। मजाक कर रहा था। ब्रेकिंग ग्राउंड का वो एंडिंग जिसमें सिर्फ एक फीमेल लीड जिंदा रहती है, उस पर स्पॉइलर देने वाला जरूर पब्लिक ह्यूमिलिएशन झेलेगा। इस मुद्दे पर लगभग सारे एक्टर्स और डायरेक्टर्स एक अजीब सा अनकहा अग्रीमेंट बना चुके थे और ये बात सेलिना तक पहुंचा दी गई थी। वहीं दूसरी तरफ फैंस की दीवानगी देखते हुए कुछ एक्टर्स के दिल में एंटिसिपेशन भी जाग रहा था, सोचकर कि जल्द ही इतने लोग उनके साथ भी होंगे। फैंस को मनचाहा जवाब नहीं मिला। निराश होकर वो रोने और चिल्लाने लगे। इसी बीच रेड कार्पेट के सामने कई गाड़ियां आकर रुकीं।
लिया लव इन सिटी के एक्टर्स को लेकर पहुंची। दोनों साइड आमने सामने आईं। माहौल तुरंत टेंस हो गया। ब्रेकिंग ग्राउंड के फैंस ने लिया को देखते ही घृणा से चेहरा बिगाड़ लिया। ये बेशर्म औरत, सच में इसे डिस्क्राइब करने के लिए शब्द ही नहीं मिलते। लिया जितनी बेशर्मी पहले कभी नहीं देखी। सलीना से चोरी करना, उसकी चीजें हथियाना, इसके अलावा इसके पास कुछ है ही नहीं। जब सब जानते हैं कि लव इन सिटी क्लियर तौर पर ब्रेकिंग ग्राउंड की कॉपी है, तो फिर लेडी सलीना के सामने खड़े होने की हिम्मत कहाँ से आए इसमें? लिया को थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। इतने गंदे काम करने के बाद भी आज कौन सा एविडेंस लाने आए हैं? लेडी सलीना की ब्रेकिंग ग्राउंड छीनने के लिए खुलेआम पड़ती गालियां सुनकर लिया का पीला चेहरा और भी स्याह पड़ गया। उसके पीछे खड़े लव इन सिटी के एक्टर्स खुद को बेहद शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। उनमें से ज्यादातर ने शुरुआत में ये प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि लिया ने भारी भरकम पैसा दिया था और स्क्रिप्ट हिट लग रही थी। किसे पता था कि लव इन सिटी असल में चोरी का काम निकलेगा। ऊपर से दोनों प्रोजेक्ट्स की रिलीज भी टकरा गई। सबसे बड़ा झटका ये था, जिन एक्टिंग स्किल्स पर उन्हें घमंड था, वो एक 13 साल की लड़की के सामने पूरी तरह क्रश हो गईं। उन्हें अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी। आज अगर लिया के पीछे खड़े लोग कंपनी कॉन्ट्रैक्ट का दबाव न बनाते, तो कोई भी उसके साथ काम नहीं करता। कह सकते हैं कि लव इन सिटी ने अब तक उन्हें कोई फायदा नहीं दिया, बल्कि उनकी रेप्यूटेशन और स्टेटस दोनों को जमीन पर गिरा दिया। लव इन सिटी के एक्टर्स चेहरे पर मुस्कान रखे हुए थे, लेकिन दिल से लिया से नफरत करते थे। चारों तरफ से उठती आलोचना के बीच लिया की आवाज तेज और नुकीली हो गई। लव इन सिटी ओरिजिनल है। ब्रेकिंग ग्राउंड ने मेरी स्क्रिप्ट चुराई है। सलीना ने मेरी चीजें चुरा लीं। मैं बाद में एविडेंस पेश करूंगी, ये साबित करने के लिए कि सलीना ही असली बेशर्म प्लेजरिस्ट है। उससे पहले सलीना की तरफ से मुझ पर लगाए गए सारे आरोप स्लैंडर हैं। मैं सलीना पर केस कर सकती हूँ। उसकी बात खत्म होते ही चारों तरफ से आवाजें गूंज उठी। क्या बकवास है? क्या हमें सबको अंधा समझ रखा है? लिया, इतनी बेशर्मी तुम लाती कहाँ से हो? ब्रेकिंग ग्राउंड और लव इन सिटी की कंपैरिजन कोई स्क्रूटनी झेल ही नहीं सकती। कुछ बातों के लिए एविडेंस की जरूरत भी नहीं होती। ये औरत बस एक इग्नोरेंट फूल है। जिसने भी दोनों प्रोजेक्ट्स ध्यान से देखे हैं, वो एक नज़र में समझ सकता है ओरिजिनल कौन सा है। ये एक गंदी पैरासाइट है। अगर लिया में ज़रा भी टैलेंट होता, तो सलीना से सब कुछ चुराने की ज़रूरत क्यों पड़ती? सलीना से चुराई चीज़ों के बिना ये कुछ भी नहीं, बस एक खाली खोल। लिया का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। वो भर्राई हुई आवाज में चीख पड़ी, लव इन सिटी ओरिजिनल है, ब्रेकिंग ग्राउंड कॉपी है। सलीना एक बेशर्म चोर है। सलीना सिर्फ चोर ही नहीं, वो एक बेरहम मर्दरा भी है। उसी ने मेरे माँ बाप को मारा। टर्नर फैमिली की ताकत का इस्तेमाल करके कानून से बच निकली। सलीना एक दरिंदा है जिसके अंदर इंसानियत नहीं है। लिया के आखिरी शब्द गिरते ही पूरा हॉल मौत जैसी खामोशी में डूब गया।